सामाजिक समरसता तब आएगी जब शिक्षक के बच्चे और शिक्षा मंत्री के बच्चे की किताब एक होगी। वास्तव में सामाजिक समरसता तब आएगी जब कलेक्टर के बेटे की और कप्तान के और कांस्टेबल के बेटे की किताब एक होगी। वास्तव में सामाजिक समरसता तब आएगी जब कोर्ट मास्टर के बेटे की और जज साहब के बेटे की किताब एक होगी। वास्तव में सामाजिक समरसता तब आएगी जब रिक्शा चलाने वाले और जहाज चलाने वाले के बेटे की किताब एक होगी। और यह हमारे भारत में हो चुका है। भगवान श्री राम के दादा राजा रघु ने, हम उनके बारे में केवल एक चौपाई जानते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, मानव इतिहास में इस धरती पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने वाले भगवान राजा रघु हैं। तीसरा जो विषय आपका मिला हुआ है, इस समय तो नहीं पूरा हुआ दीदी, हो गया क्या? तो क्लोज कर देते हैं, यूसीसी बाद में कर लेंगे। हमें आइडिया नहीं लगता। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। भगवान श्री राम के पहले तक बहुविवाह प्रथा थी, और वैसे भी भगवान श्री राम तो चक्रवर्ती नरेश थे। उस जमाने में एक ये भी व्यवस्था होती थी कि राज्यों से संबंध अच्छे बनाने के लिए भी रोटी और बेटी का रिश्ता किया जाता था, कि राजकुमारी को अपना, एक राजा को अपना दामाद बना लिया तो दोनों राज्यों में कभी युद्ध नहीं होगा, रिश्ता जुड़ गया, ऐसी व्यवस्था होती थी। लेकिन उस समय भगवान श्री राम ने कहा एक नारी व्रत, उत्तरकांड में चौपाई है, वाल्मीकि जी भी लिखा हुआ है, बोले ना, अब आगे से एक पति और एक पत्नी का नियम चालू होगा। और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, और जब भगवान ने एक विवाह किया तो फिर लक्ष्मण जी ने भी एक ही किया, फिर भरत जी ने भी एक ही किया, फिर शत्रुघ्न जी ने भी एक ही किया, फिर चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया। उस जमाने में न पर्यावरण की समस्या थी, न बेरोजगारी की समस्या थी। उस जमाने में न जल जंगल जमीन की समस्या थी, न रोटी कपड़ा मकान की समस्या थी, न गरीबी की समस्या थी, न भूखमरी की समस्या, न कुपोषण की समस्या, न प्रदूषण की समस्या जो आज है। लेकिन उस जमाने में भगवान श्री राम ने कहा अब हम दो, हमारे दो, सबके दो। और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। और भारत का संविधान का आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता लागू करो। शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A क्या कहती है? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। संविधान में लिखा हुआ है। और आज तक अभी हम चर्चा कर रहे हैं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब मैंने पहली बार PIL फाइल किया कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर कर दो, भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल चल रही है। PIL हमेशा चीफ जस्टिस के यहां लगती है। चीफ जस्टिस साहब सुन के चौंक गए, बोले क्या बात कर रहे हैं, 9 साल चल रही है? हमने कहा 9 साल चल रही है, देख लो। फिर सरकार को नोटिस इशू हुआ। सरकार ने, उस समय कोरोना चल रहा था, नहीं उसके बाद कोरोना आ गया तो काम थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर बाद में सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई मेरी PIL के बाद। फिर जया जेटली कमेटी ने बताया, मैंने अपनी PIL में लिखा था कि दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान होती है, कॉमन होती है, लड़का लड़की दोनों की बराबर होती है। तब जाके वो बिल बना, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। हालांकि अभी वो पास नहीं हो पाया, UCC आ नहीं पाया। तो आज भी भारत में एक कम्युनिटी के लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल है। जब तक इधर शादी होती तब तक उधर 7 बच्चे हो जाते, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद। WHO कह रहा है 18 साल से पहले शादी मत करो। डॉक्टर कह रहे हैं कि बचपन में, आज की जो परिस्थितियां हैं, आज की जो हवा है, आज का जो पानी है, इन परिस्थितियों में 20 साल से पहले प्रेगनेंसी बहुत घातक है। ये WHO भी कह रहा है, डॉक्टर भी कह रहे हैं। इसके बावजूद 20 साल होते होते 6 बच्चे हो रहे, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। भाई लड़के लड़की की उम्र समान होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोले जरा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक समान होना चाहिए कि नहीं? प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान होना चाहिए कि नहीं? मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता एक समान होना चाहिए कि नहीं? एडॉप्शन का राइट सबको एक समान होना चाहिए कि नहीं?
गार्जियनशिप का राइट सबको एक समान होना चाहिए कि नहीं? माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिलना चाहिए कि नहीं? मैंने सक्सेशन की पीआईएल फाइल किया कि लड़के लड़की को सबको जो है यूनिफॉर्म सक्सेशन दो। मेरे पास कश्मीर से फ़ोन आया, उसने अखबार में पढ़ा, साहब आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम? बोले राशिद। हमने कहा तुम इतने खुश क्यों हो? बोले साहब हमारे मामा नहीं है, नाना के पास कई करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन नाना हमें अपनी देही प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। हम कहा क्यों? कह रहे वो पर्सनल लॉ के चक्कर में उनकी प्रॉपर्टी वक्त में जाएगी, मेरे पास नहीं आ पाएगी। बताओ ये कौन सा कानून है कि एक पिता को अपनी बेटी को प्रॉपर्टी देने से रोक रहा है? यह कौन सा कानून है एक पिता को अपने दामाद को प्रॉपर्टी देने से रोक रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, विरासत का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा, वसीयत का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा, गुजारा भत्ता का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा, बच्चे को गोद लेने का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, किस आधार पे डिवोर्स होना है वो सबका कॉमन हो जाएगा, गुजारा भत्ता का फार्मूला सबके लिए कॉमन हो जाएगा। जब मैंने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया तो मुझे लगा यही एक ही तरीके का तलाक होता है। अब 3 तलाक खत्म हो गया तो शायद समस्याएं खत्म हो गई। तो जब 3 तलाक खत्म हो गया तो पता चला अभी 4 और बाकी हैं। उसको तलाके बिद्दत कहते हैं। अभी तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। मेरे पास कर्नाटक में कलबुर्गी से एक लेडी डॉक्टर आई, डॉक्टर सईदा अमरीन, MBBS MS गाइनोलॉजिस्ट, उसका हस्बैंड MBBS MD फिजिशियन, घर में नर्सिंग होम, सास ससुर भी डॉक्टर। ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आप ये मत सोचना किसी गरीब और ऐसे अनपढ़ अनाड़ी की बात है। सास ससुर डॉक्टर, पति पत्नी डॉक्टर। उसने कहा जाओ तुम्हें आजाद किया, अगले दिन बोला जाओ तुम्हें आजाद किया, तीसरे दिन बोला जाओ तुम्हें आजाद किया, और चौथे दिन बोला सामान लेके जाओ। आजाद हो गई, जाओ। वो डॉक्टर अपने मायके आई, बोले पिताजी उसको काजी के पास ले गए। बोले काजी साहब 3 दिन बोल दिया आजाद किया, आजाद किया। बोले काजी ने बोला आजाद हो गई। तो बोले ये कौन सा तलाक है? बोले तलाके बाइन है। एक और महिला आई मुंबई से, उसको थोड़ा इसी से मिलता जुलता। बोले ये कौन सा तलाक? बोले तलाके किनाया है। एक लड़की रिपब्लिक टीवी में काम करती है, नाम है बेनजीर हिना। मैं ऐसी लड़कियों का नाम बता रहा हूं जिन्होंने हमको अलाउ किया हुआ कि आप मेरा नाम ले सकते हैं। दिल्ली से पढ़ी लिखी, रिपब्लिक टीवी में काम करती है, हस्बैंड उसका दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट। अप्रैल में एक चिट्ठी लिखा, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। मई में एक चिट्ठी लिखा, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। और जून में चिट्ठी भी नहीं लिखा, वो 30 रुपए रजिस्ट्री का लगता था ना, वो भी बचाया। उसको ईमेल कर दिया, हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। और उसके बाद पेटीएम पे उसको 17,000 रुपए भेज दिया। बोले 15,000 रुपए तुम्हारा ये 3 महीने का खर्चा, और 2,000 रुपए उसका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अली नाम, बोला ये 2,000 रुपए इसका दूध का खर्चा। 17,000 रुपए में क्या हो गया? तलाके हसन। भारत में वो भी रहती है, भारत की बेटी है, कन्वर्टेड हिंदू है। वो ओवैसी जी के तरीके से कहीं उसका परिवार विदेश से नहीं आया, या बुखारी जी के तरीके वो बुखारा से नहीं आई थी, या दुरानी साहब की तरीके से विदेश से नहीं आई, या मदनी साहब की तरीके मदीना से नहीं आई थी। अरे वो भी कन्वर्टेड, वो यहीं की रहने वाली। क्या पता उसके फोरफादर या तो यादव होंगे, या पटेल होंगे, नाई होंगे, धोबी होंगे, हरिजन होंगे, सरोज होंगे, कुछ ऐसे ही रहे होंगे। भारत की रहने वाली, और उसके साथ ये कानून। तो कहते हैं भारत में संविधान है। भारत में संविधान चल रहा है, बहुविधान चल रहा है? जोर से बताओ जरा। बहुविधान। मजहब के आधार पे नियम चल रहा है, मजहब के आधार पे कानून चल रहा है, मजहब के आधार पे बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे वजीफा हो रहा है, मजहब के आधार पे लोन हो रहा है, सब कुछ मजहब के आधार पे। मेरा व्यक्तिगत मानना है संविधान का मतलब होता है समान विधान,
एक देश एक विधान। इसलिए गुलामी की शिक्षा बदलनी चाहिए, समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। गुलामी की नागरिक व्यवस्था बदलनी चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। ऐसे अनेक विषयों पर मेरी PIL है, लेकिन आज का विषय यहीं कंप्लीट होता है। मैं भाई राजीव दीक्षित जी के लिए आज एक नारा लगाता हूं। आप लोग जोर से नारा लगाइए, लेकिन आपकी आवाज यहां आनी चाहिए, तभी तो रिकॉर्ड होगा ये। तो खड़े होकर जोर से बोलिए। ये नारा मैं अपने बड़े भाई, अपने मित्र, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को समर्पित करता हूं। हाथ उठा के जोर से बोलिए। आपको बोलना है, हमें चाहिए आजादी। ये नारा मेरा था, लेकिन बाद में इसको JNU वालों ने चुरा लिया, वामपंथियों ने चुरा लिया था। गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी। गुलामी के निशान से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की शिक्षा से हमें चाहिए आजादी। गुलामी के इतिहास से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुरीतियों से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुप्रथाओं से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की पुलिस व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की टैक्स व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। लब जिहाद और लैंड जिहाद से हमें चाहिए आजादी। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से हमें चाहिए आजादी। बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से हमें चाहिए आजादी। ड्रग्स जिहाद, पोर्न जिहाद से हमें चाहिए आजादी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस एक और लगा दीजिए, मैं बोलूंगा एक देश एक विधान, आप कहेंगे मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।